गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 2 लेके आए हम आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें अब क्या क्या होता है। इसका आज का पहला क्वेश्चन आपका है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, क्या उसका मतलब है? इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ समझिए, ये मान लिया कांच की सिल्ली है। सिल्ली मान लिया कांच का कोई पट्टी, ये आयताकार है, इसमें कुछ मोटाई भी है। इसमें क्या किया गया है, ये हो गया, ये हवा हो गया, ये कांच, फिर ये हवा है, मान लिया इधर हवा है, इधर हवा है, एयर है, और ये कांच हो गया। तो ये आपतित किरण है आपका। एक बार यहाँ माध्यम चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो इस माध्यम से किरण इस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसका अपवर्तन यहाँ हो गया एक बार, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, अब फिर यहाँ से फिर इसका माध्यम चेंज हो रहा है, फिर ये हो गया हवा, फिर अपवर्तन होगा। जितना बार माध्यम बदलेगा उतनी ही बार जो है अपवर्तन होगा किरण का, ये बात ख्याल रखिएगा। एक बार यहाँ एयर था, ये ग्लास हुआ, फिर एयर हो गया, यहाँ आपतित किरण आई, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर फिर अपवर्तन हो गया है। अब देखिए, ये हो गया आपतित किरण, यहाँ पर कोई नाम दे दिए, पी नाम है यहाँ पर मान लिया, तो पी क्यू आपतित किरण हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है क्यू आर, इधर मान लिए कुछ मान लिए, टी मान लीजिए, जो मानना है, ये हो गया। फिर तो ये लास्ट में जो किरण निकला, इसका नाम रखा गया निर्गत किरण, माने पास हो गया। अब है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी। तो आपतित किरण को आप सपोज करते हुए आगे बढ़ाया, यहाँ पर ये बढ़ाया आगे, ये निर्गत किरण है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हो जाती है। तो अब बात उठा, इसको और बढ़ा दिए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जिसको एच एल हम लोग लिखे हैं, ये लांबिक दूरी है। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उस पर लंब होता है। जैसे मान लिया मैथ में हम लोग जानते थे, एक लाइन ये पैरेलल है इसका, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लंब होता है। सेम कैसे यहाँ देखिए, तो ये जो डिस्टेंस आपका हुआ, इसी का नाम है पार्श्विक विस्थापन। यानी कहने मतलब हुआ, आपतित किरण कितना विस्थापित हुआ, हवा से यहाँ कांच पे आया, कांच से फिर हवा में आया, तो एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ। तो ये अगर इसको सीधे हुए जानते हैं हम लोग, तो ये आपतित किरण की लाइन हुआ, तो इससे कितना दूर गया देखिए, यही दूरी को, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। यहाँ उसका डिफिनेशन लिखा गया है, नोट कर लेंगे आप लोग। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वो भी जान लीजिए। ये निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन जो है, ये सिल्ली की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई अगर बढ़ेगा, मैंने बढ़ा लेंगे अगर, तो विस्थापन भी ज़्यादा होगा, विस्थापन भी ज़्यादा होगा। निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन जो होगा, सिल्ली की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। लिखा गया देखिए, निर्गत किरण का पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। चौड़ाई अधिक हो तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होता है। दूसरा क्या है, पार्श्विक विस्थापन का मान जो है आपतन कोण के बढ़ने पर ही बढ़ता है। अगर मान लिया जैसे ये हो गया आपको आपतित किरण, यहाँ अगर लंब डालते हैं आप, मान लिया ऐसा करके लंब डालते हैं, तो ये हुआ आपतित किरण, ये आपतन कोण हो गया आपका। आपतित किरण लंब के साथ जो एंगल बनाता है, उसका नाम है आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, और ये हो गया आर। आपतन कोण का मान अगर बढ़ेगा
अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, साथ ही साथ यहाँ इसका विस्थापन भी बढ़ेगा। तो दूसरा कंडीशन हुआ कि पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर भी बढ़ता है। ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये तो फिर क्वेश्चन ये है। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरे हट जाना। तो आपतित किरण ये अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सबसे पहले अब ये जानिए, अपवर्तनांक जो होता है, कोई माध्यम की वह क्षमता, यानी किसी माध्यम की वह क्षमता जो प्रकाश के किरण को कितना विचलित कर सकता है, कितना विचलित कर सकता है, वो उस क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो उसकी परिभाषा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। मतलब देखिए, आप शून्य मतलब ये हवा मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है। शून्य में निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है, इसलिए निर्वात मतलब शून्य, शून्य का मतलब यह हवा हो गया। ठीक है, तो निश्चित है कि कोई किरण अगर हवा से किसी माध्यम में आ रही है, मान ली कांच में आ रही है, पानी में आ रही है, किसी में आ रही है, तो उसका अपवर्तनांक हुआ कि शून्य में प्रकाश की चाल और जो माध्यम हम लेंगे, ग्लास, कांच या वाटर जो भी लें, उसकी चाल, उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ समझिए इसको। अब जैसे मान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं वाटर है, ये पानी हो गया मान लिया। ठीक है, और ये शून्य यानी एयर हो गया मान लिया। अब ये नॉर्मल हो गया, ये आपतित किरण हो गया, यहाँ अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है और यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से जो ही लाइट सघन माध्यम में इन करेगी तो इसकी चाल में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी यहाँ पर चाल उसका बदल जाता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, जो भी हो, यहाँ पर जो इसकी चाल है और यहाँ पर जो चाल है, दोनों के रेशियो को कहते हैं हम अपवर्तनांक। तो किसका अपवर्तनांक? इसका, वाटर का अपवर्तनांक। मतलब जब वो हवा से किरण किसी भी माध्यम में जाए, उस समय हवा में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम में जाएगी, यानी यहाँ पानी में जा रही है, तो पानी में प्रकाश की चाल को कहेंगे हम लोग पानी का अपवर्तनांक। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, पानी यानी जल का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल, यानी शून्य, शून्य कहिए या हवा कहिए, बात बराबर है। हवा में प्रकाश की चाल अब बटे पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, तो इसका हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक। अगर पानी के बदले कांच ले लेते हैं, ये कांच लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बाई, यहाँ पर पानी को हटा के कांच लिख देंगे, कांच से प्रकाश की चाल। इससे हम लोग इसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लिया हम कांच का निकाल रहे हैं या पानी किसी का भी निकालें, देखिए मान लेते हैं हम लोग पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल, हवा में कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ लिखिए 3 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बाई जिसका निकालना है उसमें, तो पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसका जो भी मान निकले काट के आप निकाल सकते हैं। इसको उड़ा दीजिए, इसको 3 कैंसिल। अब कटेगा 25 से, 25 नमा 225, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 25 का 25 और यहाँ 30, तो 5 10 12, ठीक है। 30, 25 ना 0 से 5 30 हो गया। फिर कटेगा इसका 3 3 9 3 4 12, यानी 4/3, और ये कैंसिल हो जाएगा अपना। तो 4/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट कितना, जो भी निकले 3 का 3 10 3 निकलेगा लगभग, आगे जाएगा पॉइंट आया, फिर 3 3 हाँ। तो ये हो गया आपका पानी का अपवर्तनांक, कितना हो गया 1.33। अब अगर मान लिया कांच का अपवर्तनांक मांगे आपसे, इसको भी निकाल सकते हैं आप। कांच का अपवर्तनांक, तो ऊपर में क्या होता है प्रकाश की चाल शून्य में, तो उसका 3 लाख होगा, 3 पर 5 0 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बाई कांच में प्रकाश की चाल, उसका होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे 2 लाख, 2 0 4 0 5 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, 3/2 यानी 1.5 ये हो गया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो मात्रक है, यहाँ जो मात्रक है, दोनों कट गया, तो इसका कोई मात्रक, ये यहाँ भी कुछ पूछता है कि अपवर्तनांक का क्या मात्रक है, तो इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, क्योंकि समान भौतिक राशि का जो अनुपात होता है उस समय दोनों का मात्रक आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक हो गया इतना 3/2, और पानी का अपवर्तनांक हो गया 4/3। इस तरह से अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, आपको हम बताएंगे सबको किसका किसका क्या अपवर्तनांक है। इसमें आप एक बात और समझिए कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का क्या गुना है, कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैथमेटिकली है, ध्यान दीजिएगा। तो पानी का अपवर्तनांक निकला आपका 4/3, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, हवा में प्रकाश की चाल बाई पानी में प्रकाश की चाल, कितना मान है आपका 4/3। आपको निकालना है पानी में प्रकाश की चाल, ख्याल रखेंगे, इसको थोड़ा हल कीजिए। पानी में प्रकाश की चाल, तो ये इसको गुना कीजिए, गुना करिए, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 3/4 इंटू हवा में प्रकाश की चाल, यानी पानी में प्रकाश की चाल जो है हवा में प्रकाश की चाल का 3/4 गुना है। 3/4 का मतलब हुआ यहाँ जितना चाल होगा पानी की चाल हवा के प्रकाश की चाल से कम होगा। 3/4 1 से कम है,
और 1 से कम गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पर जो चाल है और यहाँ जो चाल है, यहाँ कम होगा क्योंकि सघन माध्यम है। ठीक है, तो जितना मान निकलेगा उसको उल्टा देना है आपको। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पानी में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल का क्या गुना है, तो 3/4 गुना। ठीक है, और कांच में जो था आपका, उसका था 3/2। तो अब सेम बात हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 इंटू हवा में प्रकाश की चाल, हवा में, यस ऑफ, हवा में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल का 2/3 गुना, यानी कम है। तो इस तरीका से आप अपवर्तनांक सीख गए। अब अपवर्तनांक को किस चिन्ह से सूचित करते हैं वो ध्यान दीजिए। यहाँ देखिएगा, अपवर्तनांक को एम, एम से भी लिखते हैं, या एन, या एक चिन्ह ऐसा है, इसका नाम है म्यू। एन से, एम से या म्यू से, तो इसका तो उतना प्रचलित है नहीं, एन और म्यू चलता है ऐसे करके। तो अपवर्तनांक को हम लोग एन या म्यू से सूचित करते हैं, समझ गए। यानी आपका जैसे एन लिख दिया यहाँ पर हम, और यहाँ लिख दिया डब्लू, ये क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक, इसका कितना मान था 1.33। और मान लिया एन जी, जी मैंने ग्लास, इसका कितना था 1.5। ठीक है, ये हो गया पानी का अपवर्तनांक, ये हो गया ग्लास का अपवर्तनांक, ये हुआ चिन्ह उसका। आप इसको म्यू भी लिख सकते हैं ऐसे, म्यू डब्लू हो गया 1.33 और म्यू जी हो गया आपका 1.5। ये बात ख्याल रखेंगे, इसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि पानी और कांच का अपवर्तनांक पूछता है खास करके। ठीक है, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक टू टाइप्स का है, एक टाइप है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक टाइप है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक इसी को कहते हैं, अगर एक माध्यम हवा है या शून्य है, दूसरा माध्यम कोई दूसरा माध्यम है, कांच, पानी, हीरा, तेल, जो भी ले लिया, तो उस समय जो अपवर्तनांक निकलता है उसका नाम है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब किसी की अपेक्षा नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं। हालांकि सब सापेक्षिक ही है, यानी हवा की अपेक्षा निकालते हैं हम लोग पानी का अपवर्तनांक, तो हवा की अपेक्षा को लिखा नहीं आता है। ठीक है, हवा की अपेक्षा को लोग समझ जाता है कि वो है ही हवा, अंडरस्टूड है वो, उसी को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे पानी का अपवर्तनांक खाली बोल रहे हैं केवल, तो निरपेक्ष हो गया। अब पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक या कांच की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक, तब वो हो जाएगा आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक। इसका इंग्लिश है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका परिभाषा ये है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के आपेक्षिक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी दो माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, उसका जो रेशियो निकलेगा वो हो जाए आपको आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां समझिए, जैसे मान लिया आप लिख रहे हैं पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए आप
जिसकी अपेक्षा आपको निकालना है उसको नीचे रखना है, उसको नीचे रखना आपको, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका ऊपर में कांच का अपर्तनांक, और बाई पानी का अपर्तनांक। ये हो गया आपको पानी की अपेक्षा कांच का अपर्तनांक। किसकी अपेक्षा लिए हैं? पानी की अपेक्षा लिए हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ाते काम हम लोग। यह लिखा गया है पानी की अपेक्षा कांच का अपर्तनांक, ठीक है। तो कांच का अपर्तनांक बटे पानी का अपर्तनांक, जिसकी अपेक्षा लेना है उसको आपको नीचे, यहाँ अपेक्षा का मतलब सापेक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको संकेत में क्या लिखते देखिए हम लोग, तो पानी की अपेक्षा कांच का अपर्तनांक, ये हो गया आपका अपर्तनांक का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ कांच का निकालना है तो कांच पहले लिखिए और पानी बाद में। देखिए ये हो गया पानी की अपेक्षा यानी वाटर की अपेक्षा ग्लास का अपर्तनांक, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका कांच का अपर्तनांक Ng बटे NW। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, जिसके सापेक्ष है वो नीचे, और यहाँ पर यहाँ आगे और यहाँ पीछे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाटर की अपेक्षा ग्लास का अपर्तनांक, यानी पानी की अपेक्षा ग्लास का अपर्तनांक। क्या हो गया फॉर्मूला आपका, यहाँ हो जाएगा ग्लास का अपर्तनांक अब बाई वाटर का अपर्तनांक। अब अगर मान लिया आपके पास ये लिखा हुआ है NWG, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कांच की अपेक्षा पानी का अपर्तनांक, ये वैल्यू होता है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला आपका, NW बटे NG, याद रहेगा आपको। यानी मतलब हुआ कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होता है, ख्याल रखिएगा हमेशा। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ग्लास की अपेक्षा वाटर का अपर्तनांक। तो ऊपर में ग्लास का अपर्तनांक वाटर का, नीचे में ग्लास का, क्योंकि ग्लास की अपेक्षा निकाल रहे हैं, ये लास्ट वाला अपेक्षा होता है सापेक्ष, ये हुआ मेन फंक्शन। तो निरपेक्ष और सापेक्ष, निरपेक्ष में केवल माध्यम का अपर्तनांक लिखते हैं, केवल सिंगल माध्यम, वो हवा की अपेक्षा है जिसको नहीं माना जाता है। लेकिन हवा के अलावा अगर कोई डिफरेंट माध्यम है तो उस समय उन दोनों माध्यमों के रेशियो को, उन दोनों माध्यमों के अपर्तनांक के रेशियो को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपर्तनांक। इसका इंग्लिश है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव है ये सब, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखेंगे हम लोग, जिसका अपर्तनांक कहेगा वो ऊपर और जिसकी अपेक्षा कहेगा वो नीचे। ये हमेशा लोगों का मैंने विद्यार्थी का जो है मैंने उल्टा पुल्टी हो जाता है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जिसकी अपेक्षा होगा उसको नीचे और जिसका निकालना है वो ऊपर। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है आपको, यानी ये और इसमें क्या संबंध, जैसे मान लीजिए ग्लास वाटर की अपेक्षा ग्लास का अपर्तनांक या ग्लास की अपेक्षा वाटर अपर्तनांक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा। जैसे मान लिया NGW इक्वल टू हो जाएगा 1/NWG, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, यानी NGW इंटू NWG इक्वल टू 1। कांच की अपेक्षा पानी का अपर्तनांक, पानी की अपेक्षा कांच का अपर्तनांक, दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को हम बहुत सारे माध्यमों का अपर्तनांक बोर्ड में लिखा दिया गया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए, आप वाच कीजिए इसको। जैसे मान लिया
ये हवा हो गया, इसका अपवर्तनांक कितना हो गया 1.003, पानी का 1.33, केरोसिन का 1.44, एल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का 1.50, और पिघला क्वार्ट्ज का 1.46। ये सब लिक्विड है, ये सब लिक्विड में आइए। अब ये सॉलिड में आइए। अब बर्फ का 1.31, ये क्राउन कांच है, 1.48 से 1.61 तक हो सकता है। ये फ्लिंट कांच का है, ये कनाडा बाल्सम है, ये माणिक्य है, ये नीलम है, सिंधा नमक और हीरा। यहाँ पॉइंट कीजिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब बात उठता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। और चाल जितनी कम होगी, इसका मतलब है कि अपवर्तित किरण उतना अधिक विचलित होता है। पॉइंट कीजिए इस बात को, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी कम होगी उस माध्यम में प्रकाश की किरण का जो निर्गत किरण जो पास होगा उस किरण उसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा तो चाल कम होगा, और चाल कम होगा तो विचलन ज़्यादा होगा, यानी आपतित किरण पर जो लंब खींचा जाएगा उससे वो बहुत दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब इस केस को आप समझ सकते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण कोई मतलब पड़ती है यानी प्रवेश करेगा तो 7 रंग में भागता है। 7 रंगों में सबसे ऊपर में होता है रेड, तो रेड कलर का चाल जो है सबसे अधिक होती है, और बैंगनी किरण की चाल सबसे कम, इसलिए वो अधिक विचलित होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वहाँ पर अपवर्तित किरण अधिक विचलित होता है, इसलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है आपको, क्योंकि वो जगह जगह पर जो है विचलन उसका होते जाता है, मैंने अपने मूल रास्ता से हटता जाता है और वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। मेन कारण यही है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ये ख्याल रखिएगा आप लोग। और पानी का अपवर्तनांक भी पूछता है कभी कभी डायरेक्ट, 1.33। और उसके बाद कांच, कांच का अपवर्तनांक में देखिए आप, या क्राउन कांच है या फ्लिंट कांच है, ठीक है। तो इसका ऐसे सिंपल कांच बोलेंगे तो उसका कितना था 1.5 था, देखिए उसी के अंदर है दोनों, कोई भी कांच रहेगा तो लगभग 1.5 के मैंने सापेक्ष मैंने नज़दीक होता है। इस तरीक़ा से सबका अपवर्तनांक लिखा दिया गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और जहाँ तक हो याद करने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर इसमें और आगे पार्ट है वो आपको बाद में बताया जाएगा। आप तब तक खुश रहें और हमेशा जो है हंसी खुशी से रहें, यही मेरी राय है। जय हिंद।